हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाल समानिया, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस की को लेकर के ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस चैप्टर के अंदर हमने इमरजेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना था, और अब इसके बाद जो सिलेबस में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं हम इस वीडियो में उसे देखने वाले हैं। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप पहली और दूसरी वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको इसका पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाए। एक बार जयप्रकाश नारायण को शुरू करने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगा। देखिए, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें इस चैप्टर का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल सीबीएसई ने जोड़ा है और इस चैप्टर का नाम रख दिया डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। और इसमें नेशनल इमरजेंसी के साथ साथ हमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डेमोक्रेटिक अपसर्ज, लास्ट टॉपिक, ये पढ़ना है। तो नेशनल इमरजेंसी दोस्तों हमारा कवर हो चुका है और आज मैं आपको इन तीनों थिंकर्स के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक अपसर्ज भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वाइडली शेयर कीजिए, क्योंकि इस बार ये एक स्पेशल ईयर है। एक तो सिलेबस चेंज हुआ है, लोग बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो बिना टाइम आपका ज़्यादा व्यर्थ किए मैं चलता हूँ सीधे ही जयप्रकाश नारायण पे। ठीक है जी। तो जयप्रकाश नारायण जो हैं, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है, और इमरजेंसी वाले चैप्टर में हमने देखा था कि बिहार में मूवमेंट चलाने में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, और विपक्ष का चेहरा थे ये, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर थे ये, जब ये आंदोलन कर रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो अगर इनका एक बैकग्राउंड देखें, छोटा सा बैकग्राउंड, आपने बुक्स में भी देखा होगा, छोटे बॉक्सेस में दिया हुआ है साइड साइड में हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक बैकग्राउंड देखने को मिलता है कि जब ये यूथ थे तो एक मार्क्सिस्ट लीडर हुआ करते थे। ठीक है, फाउंडर जनरल थे, सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। ठीक है, और बाद में 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नेहरू की कैबिनेट में ज्वाइन करने से इन्होंने मना कर दिया था 1955 में। जयप्रकाश नारायण ने, जब नेहरू ने इन्हें ऑफर किया था कैबिनेट में आने का, तो इन्होंने उसके लिए मना कर दिया था। उसके साथ साथ ये एक गांधीयन लीडर बने, एक गांधीयन बने, गांधी जी को फॉलो करने वाले। इन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किए। नागा रिबेल्स, नागालैंड में जो नागा विद्रोही थे, उनके साथ इन्होंने जाके नेगोशिएशंस करी, उन्हें मनाया, उन्हें इंडिया में मिलाया। उसके साथ साथ कश्मीर में पीस इनिशिएट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। और जो डाकू थे चंबल के, डेकॉइट्स ऑफ इन चंबल्स, उनको भी सरेंडर करवाने में इनका रोल रहा है। तो इनका एक बैकग्राउंड देखें तो बहुत ही प्रसिद्ध लीडर हैं देश के, बहुत ही गहरा विचार रखते थे भारतीय राजनीति में, और बहुत सारे काम भी किए इन्होंने। ठीक है, लास्ट में जैसे आपको बताया मैंने, लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट रहे हैं। ही बिकम द सिंबल ऑफ अपोजिशन टू इमरजेंसी एंड वाज द मूविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। जनता पार्टी की गवर्नमेंट, आपको बता दूं दोबारा से, कब बनी थी? जब 1975 से 77 तक इमरजेंसी रहती है, और जनता में बहुत गुस्सा था इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो इमरजेंसी के बाद जनता ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मैंडेट दिया, और जिस पार्टी को दिया वो जनता पार्टी थी, जिन्होंने मिल करके, और उसको लीड कर रहे थे, उसको फॉर्मेशन में जो उसका मेन काम था उसको करने का, वो जयप्रकाश नारायण का था। ठीक है, तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारतीय राजनीति में। बट एज अ थिंकर ये क्या सोचते थे भारतीय समाज के बारे में? ठीक है, एज अ फिलोसफर इनकी क्या फिलॉसफी थी भारतीय समाज को लेकर के, हमें ये भी देखनी है। तो ये तो उनकी पर्सनल जानकारी हो गई कि उन्होंने किया क्या क्या। अब उनकी फिलॉसफी से बात कर लेते हैं कि उनका एक कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो उनके 3 की कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। जयप्रकाश नारायण इज नोन फॉर 3 की कंट्रीब्यूशंस। ध्यान देना, और इस तीनों कंट्रीब्यूशन को एक शॉर्ट नोट आ जाता है तो आप ये तीनों लिख सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले क्या किया? फाइट अगेंस्ट करप्शन। आज़ाद भारत में पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोकपाल की डिमांड करी करप्शन को रोकने के लिए। उसके बाद सेकंड इनका मेन इशू था, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, और थर्ड इनका रहा है कैंपेनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन।
अब हम हर पॉइंट पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इनके करप्शन के ऊपर बात करेंगे, ये करप्शन के कैसे खिलाफ थे ये। तो जयप्रकाश नारायण वॉज द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हु अंडरटुक अ tirade against corruption through the participation of youth particularly in गुजरात एंड बिहार। 1973-74 में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे देश के अंदर, बिहार में भी और गुजरात में भी, और ये प्रोटेस्ट सबसे मेन जो था करप्शन के खिलाफ थे। और इन्होंने करप्शन के खिलाफ एक लोकपाल बनाने की डिमांड की थी। ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन। सेकंड इसका इनका जो की कंट्रीब्यूशन रहा है कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। उसमें ये क्या कहते हैं समझते हैं। कम्युनिटेरियन सोशलिज्म के अंदर जयप्रकाश नारायण का ये मानना था, हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म व्यूज इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज़। वो ये मानते थे कि इंडिया जो है वो कम्युनिटीज़ की सोसाइटी है, और इंडिया को इन कम्युनिटीज़ में जो जो ये 3 लेयर्स हैं उसमें डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली वो कहते थे इसको कम्युनिटी, दूसरा रीजन और तीसरा राष्ट्र। कम्युनिटी, रीजन और राष्ट्र के बेसिस पे ऑल कंबाइनिंग टुगेदर एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन। तो अलग अलग कम्युनिटी, रीजन्स और ये राष्ट्र एक हो जाए, कंबाइंड हो जाए और एक ट्रू फेडरेशन बने, ये उनका कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का आइडिया था। ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, पहले मैंने आपको पहला आइडिया बताया उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन करप्शन को लेकर के, सेकंड कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, और अब आता है टोटल रेवोल्यूशन। तो जब इंदिरा गांधी के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की कॉल दी थी। तो टोटल रेवोल्यूशन का असल में मतलब क्या था वो समझते हैं कि वो कितनी गहरी बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेस्ड ऑन द above principle, Jayaprakash Narayan advocated transformation of individual society state through his call for total revolution। वो एक व्यक्ति को यानी कि इंडिविजुअल, उसके साथ साथ सोसाइटी जिसमें कई सारे इंडिविजुअल रहते हैं, और स्टेट यानी कि यहाँ पर मतलब है पूरी सरकार से। ठीक है, तो सबको बदलने की बात कर रहे हैं थ्रू टोटल रेवोल्यूशन। ये चाह रहे हैं इन सब में चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशंस आए। His call for total revolution sought to encompass moral, cultural, economic, political, educational and ecological transformation of the society। वो चाहते थे कि सोसाइटी में ये सारी चीज़ें बदले, मोरल नैतिकता बदले, कल्चर बदले, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आए। इससे वो टोटल रेवोल्यूशन बोल रहे थे। उसके साथ साथ वो कहते हैं हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द राइट टू रिकॉल। ठीक है, रिकॉल मतलब है यहाँ पर कि वो चीज़ याद करो जो पहले थी, और वो याद कर रहे हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज एंड मोहल्ला समितिज़। जो हमारे देश में छोटी छोटी समितिज़ हुआ करती थी, पंचायत हुआ करती थी, विलेज समिति हुआ करती थी, मोहल्ला समिति हुआ करती थी, वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की पहचान हुआ करती थी। ठीक है, तो उसे भी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो भी ज़रूरी है कि वो दोबारा चीज़ें आए हमारे समाज में। एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग टू जॉइन स्ट्रगल फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। ऊपर के लोग का मतलब है उनका कि जो साफ छवि के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं और ईमानदार लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स को साफ करें, क्लीन पॉलिटिक्स का माहौल बने। ठीक है, तो वो इस तरीके से समाज के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। वो समाज में इंडिविजुअल, सोसाइटी और उसके साथ साथ स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे थे अलग अलग एरियाज में। ठीक है, नेक्स्ट, द एसेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण रिवॉल्व्स अराउंड मैन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो एसेंस है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो ट्रांसफॉर्मेशन का सेंट्रल आइडिया है, वो मैन के चारों तरफ घूमता है, यानी कि हर एक व्यक्ति ही समाज में बदलाव ला सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैन यहाँ पे जेंडर बायज लैंग्वेज है, उनके कहने का मतलब है ह्यूमन। ठीक है, तो मैन हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। कैटलिस्ट का मतलब होता है द पर्सन हु ब्रिंग द चेंज इन टू द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि
एक व्यक्ति ही समाज में बदलाव ला सकता है और वही उनका एसेंस है टोटल रेवोल्यूशन का। अगर वो समाज में समाज को राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट तरीके से रिफॉर्म करना चाहता है। तो इतनी बातें, ये 3 बातें आपको याद रहनी चाहिए इनसे रिलेटेड। 3 बातें जो मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। जयप्रकाश नारायण की जो इनके की कंट्रीब्यूशन है, पहला वो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, जिसमें वो लोकपाल बनाने की बात करते हैं। दूसरा वो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सोसाइटी 3 लेयर्स में बटी थी और अगर वो मिल जाए, जुड़ जाए तो एक बेहतरीन सोसाइटी बनेगी। वो 3 लेयर्स थी, कम्युनिटी, रीजन और राष्ट्र। और थर्ड वो टोटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी की। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं राम मनोहर लोहिया के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और राम मनोहर लोहिया ने थ्योरी दी है सोशलिज्म की। ठीक है, तो अभी उससे पहले ये समझ लेते हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो राम मनोहर लोहिया 1910 में पैदा हुए थे, 1967 में इनकी डेथ हो गई थी। सोशलिस्ट लीडर थे और थिंकर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी रहे, अमंग द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मेंबर ऑफ लोकसभा भी बने फ्रॉम 63 to 67 और फाउंडर एडिटर ऑफ मैनकाइंड एंड जन भी थे। ये मैगजीन्स थी मैनकाइंड एंड जन, उसके फाउंडर एडिटर भी रहे। नोन फॉर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी। तो आप ये मेन ध्यान रखेंगे कि इन्होंने थ्योरी कौन सी दी है, नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी दी है इन्होंने। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या थी हम आगे देखते हैं। ठीक है, एज पॉलिटिकल लीडर बेस्ट नोन फॉर शार्प अटैक ऑन नेहरू, strategy of non-congressism, advocacy of reservation for backward caste and opposition to English। इंग्लिश भाषा के विरुद्ध इन्होंने इनका एडवोकेसी की है, बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन दिलाने की बात की है और नेहरू के और नॉन कांग्रेस स्ट्रेटजी को लाने में इंपॉर्टेंट रोल है। नेहरू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते थे। तो ये तो एक इनकी पहचान हो गई। ठीक है, इनका एक बैकग्राउंड हो गया कि ये किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक है, इनका क्या नेचर था ये समझ लिया हमने। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनका जो नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी है उसमें इन्होंने क्या कहा है ये समझते हैं। तो नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी में ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आइडिया इन्होंने उसमें से पॉइंट आउट किया है। राम मनोहर लोहिया हैज़ बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। He campaigned the idea of democratic socialism while associating his socialism with democracy। तो सोशलिज्म और डेमोक्रेसी का इनका आइडिया रहा है कि डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशलिज्म चलाया जा सकता है, यानी कि सभी के लिए अच्छा काम किया जा सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी के साथ साथ। तो अक्सर जब आप उस समय को देखोगे तो वहाँ पर क्या था, जब ये दौर है जो राम मनोहर लोहिया का, उस टाइम पर आप देखोगे यूएसएसआर था जो सोशलिज्म को फॉलो करता था और एक टर्म था यूएसए जो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। यूएसए में डेमोक्रेसी थी बट यूएसएसआर में डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ पर एक ही पार्टी हुआ करती थी, सोवियत यूनियन की। ठीक है, सोवियत यूनियन में एक ही पार्टी थी, वही चलाती थी। वहाँ लोगों के पास डेमोक्रेसी नहीं थी। हालांकि जीवन स्तर ठीक था बट डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी। तो नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी का यही मतलब था कि वो जो यूरोप की सोशलिज्म की थ्योरी है हम उससे अलग थ्योरी लाएंगे और डेमोक्रेसी होते हुए सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे अपने देश में। ठीक है, ये एक बैकग्राउंड मैं आपको समझाना चाहता था। तो अब समझते हैं कि इनकी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की थ्योरी क्या है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की थ्योरी के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आप इसे लिखते रहें, हालांकि इस पैराग्राफ में भी लिखा है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में उन्होंने बोला कि हमें फूड और हाउसिंग चाहिए, हमें प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को। और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में उन्होंने बोला हमें डेमोक्रेसी और फ्रीडम देनी चाहिए लोगों को। 2 ऑब्जेक्टिव बताए मैंने, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फूड एंड हाउसिंग, नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसमें मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी और फ्रीडम। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लोहिया कंसिडर्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इक्वली इररिलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी। उन्होंने बताया कि जो यूएस का कैपिटलिज्म है वो भी बेकार है इंडिया के लिए, और यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का
जो सोशलिज्म है वो भी बेकार है। तो हिज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज़ टू ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसमें वो फूड और हाउसिंग की बात कर रहे हैं, और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी और फ्रीडम देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में अपने विचार रखे। उसके बाद वो और पॉलिटिकल अपने आइडियाज़ रखते हैं और वो चौबुर्जा राजनीति का आइडिया देते हैं। ठीक है, तो लोहिया एडवोकेटेड चौबुर्जा राजनीति इन विच ही ओपिन्स का मतलब होता है यहाँ पर एक्सप्लोर करना 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज सोशलिज्म। उन्होंने 4 पिलर बनाए पॉलिटिक्स के और सोशलिज्म के, जिसमें उन्होंने बताया सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर, और इसी तरह से हम अपनी पॉलिटिकल पावर्स को शेयर कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब ये था। ठीक है, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल पे और सेंटर लेवल पे, ये उनकी चौबुर्जा राजनीति का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने एफर्मेटिव एक्शन की बात करी। आई होप कुछ बच्चों ने 11वीं कक्षा में एफर्मेटिव एक्शन के बारे में पढ़ा होगा, बट होता है भूल जाते हैं हम अक्सर। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है, एफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्शन लेना एफर्मेटिव एक्शन है। पॉजिटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है कि समाज के कुछ जो लोग ऐसे लोग हैं जो डिप्राइव रह गए हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, हम उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं उन्हें, जैसे रिजर्वेशन। उनके लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई ब्लाइंड है कक्षा में और एक कुछ बच्चे नॉर्मल है, तो आप देखोगे बोर्ड की कक्षा में जब जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हें 4 घंटे का समय दिया जाता है और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो जो डिप्राइव है किसी भी चीज़ से, हम उसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, उसे हम एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। तो एफर्मेटिव एक्शन का समर्थन करते थे लोहिया, पर लोहिया का ये मानना था कि एफर्मेटिव एक्शन बस डाउन ट्रोडन लोगों के लिए ना हो। ठीक है, पिछड़े लोगों के लिए ना हो, उसके साथ साथ वो वुमेन्स के लिए और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी एफर्मेटिव एक्शन चाहते थे। नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वो होते हैं जो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करते और वो बहुत माइनॉरिटी में होते हैं वो लोग, तो उनके लिए भी वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो ये उनकी रिजर्वेशन यानी कि एफर्मेटिव एक्शन की डिमांड थी। उसे रिजर्वेशन ना बोले तो बेहतर होगा। क्लियर है? चलिए, और उनका जो लास्ट में कॉन्सेप्ट बचता है पार्टी ऑफ सोशलिज्म, जिसके अंदर वो 3 सिंबल देते हैं। ठीक है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के वो पार्टी ऑफ सोशलिज्म बनाना चाहते थे, जिसके अंदर वो और सारी पार्टीज को मिलाना चाहते थे। तो बेस्ड ऑन प्रीमाइज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, चौबुर्जा राजनीति, लोहिया सपोर्टेड अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म एज एन अटेम्प्ट टू मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर के पार्टी ऑफ सोशलिज्म बनाना चाहते थे। और उनकी पार्टी ऑफ सोशलिज्म जो था लोहिया का, उसके 3 सिंबल थे। 3 सिंबल्स ऑफ पार्टी ऑफ सोशलिज्म, याद रखना ध्यान से। 3 सिंबल बता रहा हूं मैं कौन कौन से हैं। पहला सिंबल है स्पेड। स्पेड होता है, फावड़ा होता है जिससे हम खोदते हैं। तो वो सिंबल किसको दिखाता है? प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स, यानी कि मेहनत करने के लिए तैयार रहो अगर आप हमारी पार्टी में आते हो। ठीक है, स्पेड। दूसरा है वोट। वोट, पावर ऑफ वोटिंग, ये दूसरा सिंबल हो गया। ठीक है ना, बिगर वोट के डेमोक्रेसी में जीतना मुश्किल है। और तीसरा सिंबल है प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल होती है, और जेल में जाने का मतलब है सेक्रीफाइस करना, यानी कि यू आर रेडी टू विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइसेस। आप जेल में जाने के लिए आप विलिंग, आपकी पूरी इच्छा है कि आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। तो ये 3 सिंबल थे उनके पार्टी ऑफ सोशलिज्म के, स्पेड, वोट और प्रिजन। और आप इनको साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आई होप आपको जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया दोनों समझ में आ चुके होंगे। बिल्कुल ध्यान से। राम मनोहर लोहिया के अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी, जिसे वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते थे। उसके बाद हमने उनकी चौबुर्जा राजनीति की बात करी। उसके बाद हमने उनका एफर्मेटिव एक्शंस पे क्या उनका वो है मत था, वुमेन्स को लेकर के और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर के। और लास्ट में हमने पार्टी ऑफ सोशलिज्म के उनके 3 सिंबल्स देखे। ठीक है, आप इसी हिसाब से तोड़ तोड़ कर इसके नोट्स बनाएंगे।
एक साथ इसे पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लगेगा, बट जितना तोड़ोगे, जितना छोटा करोगे उसे, उतना ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, चलते हैं आगे। और अभी हमारे आखिरी थिंकर बचे हैं दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने थ्योरी दी थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की। दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट एनडीए की चल रही है उनके लिए भी। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय का बैकग्राउंड समझ लेते थोड़ा सा। दीनदयाल उपाध्याय 1916 से 1968 तक, ठीक है, फुल टाइम आरएसएस वर्कर थे सिंस 1942। फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये दोनों भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, फाउंडर रहे हैं एंड जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ भी बने ये। इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये बैकग्राउंड में हमने समझा, ये तो भारतीय जनसंघ के ये संस्थापक भी रहे, सेक्रेटरी जनरल भी बने और बाद में प्रेसिडेंट भी बने। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो थ्योरी इन्होंने दी, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ये एक फिलोसफर भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे एंड पॉलिटिशियन तो थे ही। तो द फिलोसफी प्रेजेंटेड बाय हिम इज कॉल्ड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, which was intended to present an indigenous socio-economic model। indigenous socio-economic model मतलब ये है, indigenous वो चीज़ होती है जो इंडिया में ही बनी है, ठीक है ना, इंडिया का है जो, तो इंडिया का इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक मॉडल दिया, ठीक है, इन विच ह्यूमन बींग्स रिमेन एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन बींग को इन्होंने सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट बनाया। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत ख़ास चीज़ करी कि ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी, इन दोनों के रिलेशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया कि ज़्यादा सोसाइटी की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वो भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा ही इंडिविजुअलिज्म में पागल हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। ये वाली बात जो मैंने अभी करी है ये आपको अभी आगे समझ में आएगी, कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं उनके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो मेन एम था ये था, द एम ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज़ टू एंश्योर डिग्निफाइड लाइफ ऑफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। वो चाहते थे हर व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन मिले, डिग्निफाइड लाइफ मिले। ठीक है, और उसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे वाइल बैलेंसिंग द नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और उसके साथ वो ये भी चाहते थे कि सोसाइटी की नीड्स और सोसाइटी में बैलेंस भी बना रहे। ठीक है, तो जैसा कि आपने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें आपने दो तरह की सोसाइटी देखी होंगी। एक सोसाइटी यूएस की है जहाँ पे कैपिटलिज्म है, दूसरी सोसाइटी सोवियत यूनियन की है जहाँ पे सोशलिज्म है। तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वो क्या करती है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात ज़्यादा करती है कि व्यक्ति जो है उसे आज़ादी दो, उसे बिजनेस करने की आज़ादी दो, उसे पैसे कमाने की आज़ादी दो, उसे प्रॉपर्टी बनाने की आज़ादी दो। कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये काम करती है। बट सोशलिज्म क्या कहता है कि एक व्यक्ति को ज़्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो फिर एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पावर होगी तो वो फिर ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेगा और दूसरों को एक्सप्लॉइट करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए कि सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। तो यानी कि आप ध्यान से समझें, कैपिटलिज्म वाले सिस्टम में इंडिविजुअल पर ज़्यादा जोर है, इसकी फ्रीडम पे ज़्यादा जोर है, और सोवियत यूनियन वाले सिस्टम पे सोसाइटी पे ज़्यादा जोर है, सोसाइटी के नियम कानूनों पे ज़्यादा जोर है। ठीक है, पर अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दीनदयाल उपाध्याय इन दोनों में से बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को भी अच्छी ज़िंदगी मिले और सोसाइटी के नॉर्म्स भी ना टूटे। हमें एक ऐसा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए वो कह रहे हैं इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे रिवर्स करके दोबारा सुनिए। ठीक है, तो उनका मेन मॉडल ये है, और ये आप लाइन रट लेना जो मैं आपको इसमें लगा रहा हूँ। उनके इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहा हूँ या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की। तो वो ये कहते हैं, इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दोज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिस्ड, वो दोबारा से बढ़ सकें, उनका सस्टेनेबल यूज हो सके। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एनहांसेस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो as it seeks to promote diversity, it is best suited for a country as diverse as India।
तो उनकी फिलॉसफी के 3 प्रिंसिपल्स हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी के 3 प्रिंसिपल्स हैं उनके। पहला प्रिंसिपल है प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट। ठीक है, प्राइमेसी ऑफ होल का मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समाज में हमारा रोल है, ठीक है, समाज में हर किसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी पर्सनल आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोसाइटी एक होल की तरह देखी जाए, ना कि उसके एक पार्ट की तरह देखी जाए उसे। दूसरा वो कह रहे हैं प्राइमेसी ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ धर्म। अब यहाँ पे धर्म जो है वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, यानी कि एक राजा का क्या धर्म है, एक पुत्र का क्या धर्म है, एक पुत्री का क्या धर्म है। धर्म से यहाँ पे मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कर्तव्य से, जो इंडियन माइथोलॉजी में इस्तेमाल किया जाने वाला धर्म था। ठीक है, और लास्ट ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी को धीरे धीरे ऑटोनॉमी दी जाए सेल्फ रेगुलेशन की। तो ये 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो अपनी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की थ्योरी देते हैं। आपको बस इतना ही लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप प्रिंसिपल्स को इतना ही लिखेंगे, इन्हें ज़्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश मत करना। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगा, इसको इलेबोरेट करने के लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये सब कुछ सीबीएसई ने अपने एक्स्ट्रा मटेरियल में दिया है। मैंने एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है इसमें, ठीक है ना। तो इतना ही करना काफ़ी है, मेरा समझाने का मतलब है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड बोथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जो इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करती है, कहती है इंडिविजुअल फ्री रहना चाहिए। और मार्क्सिस्ट जो होते हैं वही सोशलिस्ट जो होते हैं, जो मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की आइडियोलॉजी को अपोज करते हुए दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आइडियोलॉजी ओनली कंसीडर द नीड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। ठीक है, कहते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये दोनों ह्यूमंस की बॉडी और माइंड पर की नीड्स को फुलफिल करते हैं, इनकी नीड्स फुलफिल करते हैं, बॉडी की और माइंड की। बट जो हमारा मॉडल है ना, वो क्या करेगा, वो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेगा। वो कहते हैं ये आपकी बस कैपिटलिज्म और सोशलिज्म आपकी बॉडी और माइंड की नीड्स को फुलफिल करेंगे, ये एक मटीरियलिस्टिक पर्पस है के लिए होता है। बट जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करेंगे। अब ये मटीरियलिस्टिक पर्पस क्या होता है? मटीरियलिस्टिक चीज़ें सोसाइटी वो होती है, मटीरियल का मतलब होता है मैटर, यानी कि जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सब मैटर है। और बस इस मैटर से हमें जो खुशी मिलती है, जो बाहरी खुशी होती है, हम वो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी बन जाती है। मेरे पास बहुत अच्छा फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास जूते हैं, मैं बहुत बड़ी गाड़ी पे चल रहा हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों से खुशी मिल रही है। तो ये मॉडल जो मटीरियल से खुश हो जाए लोग, ये मॉडल वेस्टर्न मॉडल है, वो ये कहते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म वाला मॉडल है। हम तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि भैया हमें कुछ भी ना मिले हम तब भी खुश हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इक्वली कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज मिसिंग इन बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो देखिए ध्यान से समझें तो क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ दीनदयाल उपाध्याय अपोज कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। और आप इसमें इस पूरे आंसर को लिखेंगे, ये पूरा आंसर कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस तरीके से वेस्टर्न कैपिटलिज्म को और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को अपोज किया है। ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा। वेस्टर्न कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को अपोज करते हैं, तो आप बताएंगे कि वो ये बताते हैं कि सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो ह्यूमन बॉडी और माइंड को सेटिस्फाई करती हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, बट उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं करती। पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। और बेसिंग हिज फिलॉसफी ऑन द इंटरनल कॉन्साइंस प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चित्ती। प्योर ह्यूमन सोल को वो चित्ती बोलते हैं। एंड दीनदयाल उपाध्याय एनवसाइज्ड आ क्लासलेस, कास्टलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम।
और वो यहाँ पे एनवसाइज्ड का मतलब होता है परिकल्पना करना। तो दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो क्लासलेस होगा, कास्टलेस होगा और कॉन्फ्लिक्ट फ्री होगा। ये उनका सोशल ह्यूमैनिटेरियन इंटीग्रेशन की पूरी वो है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की पूरी फिलॉसफी है। आई होप आपको दीनदयाल उपाध्याय बिल्कुल समझ में आया होगा। आपने नोट्स भी बनाए होंगे इस पर, लगातार नोट्स बनाइए इस पर, और जैसा मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसके बेसिस पे क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं। इनके 3 प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के, और ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस तरीके से कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के जो आइडियाज़ हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक लेकर के वीडियो को पॉज बटन पर दबा करके जा सकते हैं, वापस थोड़ा सा पानी वानी पी के, चाय पानी पी करके वापस आएँ और इस टॉपिक को समझें। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस पर अभी सैम्पल पेपर जो है सीबीएसई का, उसने भी क्वेश्चन बनाया था, डेमोक्रेटिक अपसर्ज। अब डेमोक्रेटिक अपसर्ज क्या होता है, और ये टॉपिक बुक के अंदर है। डेमोक्रेटिक अपसर्ज का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लें। अपसर्ज का मतलब होता है कोई चीज़ वापस उभर करके आना। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, जहाँ पे लोग पार्टिसिपेशन करते हैं सत्ता के अंदर, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब बस इतना ही नहीं है कि बस आप जा करके वोट डाल देते हो और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हो, बल्कि इसमें राइट्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें आपको फ्रीडम भी मिलती है। तो डेमोक्रेसी का आपको एक छोटी छोटी आपके दिमाग में एक अच्छी सी जानकारी तो है ही। अपसर्ज की बात समझ लेते हैं। अपसर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का उभर करके आना, यानी कि एक टाइम ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी भी लहरों की तरह ही चलती है, कि एक टाइम पे वो स्लो हो जाती है और फिर वो उभर करके आती है। तो अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी बहुत सारी कंट्रीज़ में मिलेगी आपको, बट अच्छी डेमोक्रेसी हर कंट्री में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इंडिया में भी डेमोक्रेसी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे चढ़ा है, ठीक है। सीधे यहाँ पर डेमोक्रेसी आई, वोट दिया लोगों ने, पर इतनी मजबूत डेमोक्रेसी तब नहीं थी जितनी आज है, ठीक है। वो कैसे है हम देखते हैं। उभर करके आना, अपसर्ज का मतलब होता है उभर करके आना। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जब लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, बढ़ बढ़ चढ़ करके, इंक्रीज होकर के, उसे हम डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं। जब लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो आंदोलन हो गए, चाहे वो इलेक्शन में खड़ा होना गया, चाहे वो वोटिंग में वोट डालना हो गया, लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। और जब वो पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक अपसर्ज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे पढ़ दूँ इसे, तो इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री is broadly characterized as democratic upsurge. Based on this principle, social scientists characterize 3 democratic upsurge in post-independent history of India. भारत के आज़ाद होने के बाद से 3 बार ऐसे डेमोक्रेटिक अपसर्ज पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने निकाले हैं। 3 बार ऐसे पॉलिटिकल अपसर्ज हुए हैं। तो पहला पॉलिटिकल अपसर्ज होता है, डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोल सकते हो आप इसे, 1950 से 1970 के बीच में, उस 1950s एंड 70s में। 70s जब मैं बोल रहा हूँ तो पूरा दशक की बात कर रहा हूँ मैं, डिकेड की बात कर रहा हूँ। तो 1950s टू 70s में क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये वो टाइम है कि जब ये बोला जाता था कि गरीब और पिछड़े देशों में जहाँ पर एजुकेशन नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि एवरी एडल्ट हैव राइट टू वोट। और एवरी एडल्ट का मतलब यहां पर है कि वो किसी भी क्लास से है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी जेंडर से है, उसे वोट देने का अधिकार है। तो इंडिया ने ये करके दिखाया 1952 में, जब हमारे पहले इलेक्शन हुए लोकसभा के और उसके साथ साथ असेंबलीज के भी। तो इंडिया ने करके दिखाया पूरी दुनिया को कि एक गरीब अनएजुकेटेड कंट्री में भी डेमोक्रेसी प्रिवेल कर सकती है। तो ये था पहला डेमोक्रेटिक अपसर्ज। फिर आते हैं हम दूसरे डेमोक्रेटिक अपसर्ज पे, जो 1980s में आया, जिसमें पर्टिकुलरली द लोअर क्लास एंड सोसाइटी सच एज SC ST एंड OBC
ने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया। जैसे आप देखोगे 1980 के दशक के बाद ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, काशीराम उस टाइम पर मेन पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे, अपनी दलितों को आगे लेकर के चल रहे थे, बहुजनों को आगे लेकर चल रहे थे। समाजवादी पार्टी जो कि ओबीसी को आगे लेकर के चल रही थी, बिहार में जेडीयू की पार्टी। तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज बनी जिसमें समाज का जो ये तबका है, जो पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर आना स्टार्ट किया और बहुत तेजी से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट स्टार्ट हो गया। इसके बारे में हम और गहराई से पढ़ेंगे, पर आप ये दौर समझ लो। और उसके बाद 1990 1990s का जो एरा है, उसमें क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको याद होगा इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ है 1991 में, जिसे हम LPG बोलते हैं। जब पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, हमने उसे बंद करके रखा हुआ था, बट 1991 के बाद हमने अपनी इकोनॉमी को खोल लिया। इसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद से बाहर से कंपनियां इंडिया में आने लगी, इंडिया ने भी बाहर व्यापार करना शुरू करा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था खुल गई। उसकी वजह से भी हमारे देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट आ गई है सोसाइटी के अंदर, और आप उसके बाद आप आज के दौर में देख ही रहे हो कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जगह जगह पे हो रही है। फ़ोन में हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है 2 मिनट के अंदर ही। तो अगर मैं इसे और गहराई से हम इसे समझें और ये अगर 6 नंबर में आ जाता है तो बहुत ही धूमधाम से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो 1950s और 70s में क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो 1950s से 70s में होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसका आंसर लिखें तो पहले ये 3 बुलेट पॉइंट आप जरूर बनाएं। पहले ये बुलेट पॉइंट बनाया, इसे डिस्क्राइब किया, दूसरा बुलेट पॉइंट बनाया, इसे डिस्क्राइब किया, देन इसको बुलेट पॉइंट बना करके डिस्क्राइब कर दो, जिससे कि चेकर को सीधे सीधे पता चल जाए कि आपको इसका मेन आंसर पता है और आपने इसके बारे में लिखा हुआ है। 150 शब्दों का आंसर आपको लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है। ठीक है, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज में आप देखोगे तो जो हम देखते हैं 50 से 70s में, विच वॉज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एडल्ट वोटर टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट। ठीक है, फॉल्सिफाई द वेस्टर्न मिथ दैट द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी रिक्वायर मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन and the access of media, the successful holding of election of to both Lok Sabha legislative assemblies all across the state on the principle of the parliament democracy was testimony of India's first democratic upsurge। ये पैराग्राफ बस यही सिंपल सी बात बता रहा है कि वेस्टर्न मिथ ये था कि अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना है तो आपकी कंट्री मॉडर्नाइज होनी चाहिए, अर्बनाइज होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ मीडिया भी होना चाहिए। ठीक है, पर इनके मिथ को तोड़ते हुए पहले इलेक्शन में, लोकसभा का इलेक्शन भी हुआ था, और आपको बता दूं जब पहला इलेक्शन हो रहा था 1952 में इंडिया में, तो लोकसभा के साथ साथ स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन हो रहे थे। तो लोकसभा के साथ साथ स्टेट असेंबली में भी एडल्ट्स ने वोट करके ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी हमारे देसी कंट्री में भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये पहला डेमोक्रेटिक अपसर्ज है हमारा 1950s से 70s के बीच में। दूसरा डेमोक्रेटिक अपसर्ज होता है स्टार्ट 1980s में। इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ लोअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी सच एज SC, ST, OBC। ठीक है, सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज बाय योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव बताते हैं, थिंकर हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी समझ रखते हैं। योगेंद्र यादव की पार्टी भी है स्वराज पार्टी। तो योगेंद्र यादव कहते हैं कि दिस पार्टिसिपेशन हैज़ मेड इंडियन पॉलिटिक्स मोर अकोमोडेटिव एंड एक्सेसिबल फॉर दीज क्लासेस, ऑल्दो दिस अपसर्ज हैज़ नॉट मेड एनी मेजर चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द क्लासेस, स्पेशली दलित। द पार्टिसिपेशन ऑफ दीज क्लासेस इन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म गेव दैम and the opportunity to strengthen the self-respect and ensure empower the democratic politics of the country। देश में 1980 के बाद से जो लोअर क्लासेस के लोग थे, चाहे SC, ST, OBC के पिछड़े हुए जो लोग थे, उनका पॉलिटिक्स में आना, ठीक है, हालांकि उनके समाज के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पावर नहीं हुए,
बट ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म से उस सोसाइटी के लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ भी हुए हैं, एम्पावर भी बढ़ी है। ये पैराग्राफ कहता है। आप इसमें आप अच्छी सी 3-4 लाइनें बना सकते हो। और जो लास्ट अपसर्ज है जिसे मैं बोल रहा हूँ 1990s में हुआ है, वो लास्ट अपसर्ज ये कहता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द अर्ली 1990s इज एट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी। ठीक है, जैसे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला तो क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी आ गई, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ प्राइवेटाइज हो गई और इससे एक कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी बनी जिसने कहा कि एनकम्पासिंग ऑल इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटी। और जब मार्केट बढ़ती है ना तो वो हर चीज़ पे कंट्रोल करना शुरू करती है। उसने सोसाइटी पे भी कंट्रोल किया, पॉलिटी पे भी कंट्रोल किया और इससे थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज सामने आया। द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज represent a competitive electoral market which is based on the principle of survival of the best but rather the survival of the ablest। ठीक है, जो बेहतरीन, जो इस लाइन का मतलब ये है सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, कि जो सबसे बेहतरीन काम करके दिखाएगा वो ही सर्वाइव कर सकता है, जो एबल है वो नहीं टिक सकता। ठीक है, इट अंडरलाइन 3 शिफ्ट इन इंडियन इलेक्टोरल मार्केट फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, from government to governance and from state to control of the state as facilitator। ये कह रहे हैं कि इस दौरान 1990s के बाद जो चेंज आए हैं भारत की राजनीति में, पहला आया है कि जो मार्केट है वो पहले स्टेट कंट्रोल करता था पर अब उसे मार्केट कंट्रोल कर रही है ना। हमारे देश में बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज थी, वो सब गवर्नमेंट चलाती थी, पर 1990s के बाद सब कुछ प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया और उसके बाद स्टेट ने मार्केट को कंट्रोल करना ख़त्म करके मार्केट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया स्टेट को, इलेक्टोरल मार्केट्स को। अब गवर्नमेंट की जगह ज़्यादा काम किसका रह गया, गवर्नेंस का रह गया है। और स्टेट एज कंट्रोल टू स्टेट एज फैसिलिटेटर। पहले स्टेट जो था कंट्रोलर हुआ करता था, हर चीज़ को कंट्रोल करता था, अब क्या है, स्टेट फैसिलिटेट करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो ये देखती है कि जो ये जितनी भी नेटवर्किंग कंपनियां हैं वो मनमाने दाम आपसे ना वसूले। ठीक है, फैसिलिटेट करने का काम करती है, खुद आपको नेटवर्क नहीं बेचती है, बस ये देखती है कि आप गलत ना हो आपके साथ। ठीक है ना, तो फैसिलिटेट करने का काम कर रही है सरकार बस अब। तो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज सीक टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ हु कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हैव इमर्ज एज द रियल गेम चेंजर in view of their increasing electoral performance for both development and governments in the India's contemporary democratic politics। ठीक है, और जो अब हम देख रहे हैं 1990 के बाद डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो रहा है, इसमें जो यूथ का रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। यूथ अपने न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ पॉलिटिक्स में आ रहा है। ठीक है, और इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो दोस्तों, डेमोक्रेटिक अपसर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने 3 डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात करी है। पहला था 1950 से 70 में जो हुआ है, दूसरा 1980s में हुआ है जिसमें ओबीसी और ST/SC ने पार्टिसिपेशन किया है, और उसके बाद तीसरा 1990 के बाद हुआ है जिसमें इलेक्टोरल मार्केट इलेक्टोरल पॉलिसीज़ आ गई हैं, पूरा इकोनॉमी खुल चुकी है और कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी आ चुकी है। ठीक है, और इसने हमारी पॉलिटिक्स के सारे पायदानों को बदला है और डेमोक्रेसी को भी चेंज किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जुड़ने लगे हैं पॉलिटिक्स से। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर यहाँ तीसरी वीडियो के साथ ख़त्म होता है और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझ सकते हैं। इसी के साथ नोट्स बनाएं, लगातार प्रिपरेशन करते रहें और अपना रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।